हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, सुपर 30 बैच को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली क्लास में आपको अलजेब्रा कराया था और मैंने आपको ये बताया था कि अलजेब्रा की आपकी 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि कई सारे टाइप्स हैं, एक क्लास में कवर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे नहीं तो प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है कि पीवाईक्यूज की जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, अगर उसमें आप टाइप्स ही मिस कर दोगे तो क्या फ़ायदा है ऐसे पीवाईक्यूज कराने का मेरा यहाँ। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 2 रहेगी। इसमें मैं जैसे पिछली क्लास में आपको पीवाईक्यूज डिस्कस किया था और उनके टाइप्स डिस्कस किया था और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, वैसे ही आज मैं और आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। मुस्कुराते रहिए और अपनी कॉपी पेन निकाल के लग जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इज इक्वल टू आपका क्या है a प्लस बी √10 के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, इक्वेशन में आपका ये कह रहा है कि a प्लस बी के वैल्यू हमको निकालनी है। ऑप्शन देख के हमको ये लग रहा है कि हमको यहाँ से क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है और b की वैल्यू बतानी है। a और b की वैल्यू बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ केवल यहाँ कोई फ्रैक्शन तो है नहीं। ठीक है, ये केवल नंबर लिखा है, सीधे सीधे एक इक्वेशन लिख दिया गया है यहाँ, लेकिन इस साइड आपका क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक, अंश बटे हर के फॉर्म में है कुछ, इसको हम क्या बदल लेंगे, आपका फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए क्या, कि अगर आपका √5 प्लस √2 लिखा है, ठीक है, और बटे में आपका क्या है, √5 माइनस √2 है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका पहले अंडर रूट हटा लें। हमको √10 लाना है किसी तरीके से। ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका, सही तरीका क्या होता है कि अगर आपका नीचे कुछ a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हो तो आप इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपका a माइनस बी लिखा हो, अगर आपका a माइनस बी लिखा हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखा है आपका, √5 माइनस √2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे हम √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम अपना अंश में भी क्या करेंगे, √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप एक चीज़ ये देख पा रहे हो, ये a माइनस बी है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका a प्लस बी। ठीक, ऊपर क्या आपका लिखा है, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ आप ये कह सकते हो कि यहाँ a प्लस बी लिखा है और यहाँ a प्लस बी लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्टली लिख दो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो आप ऊपर, ये √5 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिए, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2। ठीक, फिर आप क्या करोगे, 2 इंटू ए इंटू बी, √5 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधे आपका क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। और बटे में आपका क्या आ गया, 5 माइनस 2 यानी 3 आ गया। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, 5 2 7, डायरेक्टली यहीं लिखो आप, 7 प्लस 2 √10। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, बटे में 3 आ गया। अब आपको क्या करना था, इसका कंपैरिजन किससे करना था, a प्लस बी √10 से करना था। अगर मैं यहाँ कह दूँ ये आपका a प्लस बी √10 है, ठीक है, ये किसके बराबर था, a प्लस बी √10 के बराबर था। अब आप 3 को अलग अलग लिख दो, ऐसे लिख दो 7 बटे 3, एक बार 7 के साथ 3 को ले लो बटे में, एक बार किसके साथ ले लो, 2 √10 के साथ एक बार ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 √10 बटा 3। ठीक, ये किसके बराबर था आपका, ये बराबर था आपका a प्लस बी √10 के बराबर था, a प्लस बी √10 के बराबर था। आप अगर आप देखो, ध्यान से देखो, दोनों तरफ तुलना करो, यहाँ √10 है आपका, ठीक है, और यहाँ भी √10 है आपका। a की जगह अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 7 बटे 3 लिखा है, और b की जगह अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 2 बटे 3 लिखा है। यानी a की वैल्यू आपकी क्या हो गई, a की वैल्यू आपकी 7 बटे 3 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी,
2/3 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। बी की वैल्यू 2/3 कहीं लिखी है आपके इस ऑप्शन में लिखी है और डी ऑप्शन में लिखी है बी 2/3, लेकिन ए हमारा 7/3 है। तो हमारा ए ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो गया और आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। परिमेयीकरण करना होता है अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं तुलना करा दिया, आपको कंपैरिजन करने के लिए कह दिया, इक्वल के एक साइड कुछ फ्रैक्शन में दे दिया गया, इक्वल के दूसरी साइड कुछ वेरिएबल देके वेरिएबल की वैल्यू पूछ लिया गया, तो ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप ये जान लीजिए कि अगर आपका, पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कुछ चीज़ें। x/a है, y/b है, z/c है, तीनों को जोड़ा गया है और जोड़ के बराबर किसके कह रहा है, अगर ऐड करके कह दे रहा है कि हमारा √3 के बराबर है। फिर आपका a/x है, b/y है, c/z है, तीनों को ऐड कर दिया गया है, फिर कह दिया गया कि ये आपका 0 के बराबर है। यानी हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है आपकी ये, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी ये है। फिर हमसे वैल्यू किस चीज़ की पूछ लिया गया है, x/a का स्क्वायर, ठीक है, y/b का होल स्क्वायर और z/c का होल स्क्वायर, या चाहे अलग अलग लिख लो आप x²/a², उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमसे इस चीज़ की वैल्यू पूछ ली गई है। लेकिन ये क्वेश्चन बताने के पहले एक दो चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्या कि अगर आप ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसको कहते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके कहते किसको, ये आप जानते हो। ये सब आपका कांस्टेंट के अलावा अगर कोई ऐसे सिंबल लिख दिया जाए ABCD या XYZ लिख दिया जाए किसी इक्वेशन में, तो हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर आपका, एक नंबर ऑफ वेरिएबल होता है और एक होता है नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो जितनी इक्वेशन होंगी उसके अलावा जितने वेरिएबल्स होंगे आप उनको आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ कितने वेरिएबल हैं आपके, एक x है आपका, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है आपका। नीचे क्या है, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है और एक वेरिएबल आपका क्या है, c है। यानी 6 वेरिएबल हैं टोटल हमारे पास। यहाँ हमारे पास इक्वेशन कितनी है, यहाँ 2 इक्वेशन है। ठीक है, कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है आपकी, टोटल इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है। यानी हम किसी 4 वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं। यही मेरा बताने का मतलब था कि अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से बड़ा हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए, तो जितनी इक्वेशन के अलावा जो वेरिएबल आपके बचेंगे, जैसे यहाँ दो इक्वेशन थी, तो दो वेरिएबल के अलावा आपके पास जितने भी वेरिएबल बचेंगे उनको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग। ठीक है, अलजेब्रा में इसको वैल्यू पुटिंग कहते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ क्या था, x/a था, y/b था, z/c था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x y z को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से a = b = c को 1 मान ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से मानना है तो मैं कुछ भी मान लूंगा। यहाँ मुझको हर में ABC दिखा, मैंने कहा कि मैं ABC को हटा देता हूँ, 1 मान लेता हूँ। ABC को अगर आप 1 मान लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + y + z, ये किसके बराबर हो गया, आपका √3 के बराबर हो गया। ठीक है, अगर आप यहीं अब ABC की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x + 1/y, ठीक है, प्लस 1/z हो गया। ये आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना चाहो आप तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप एलसीएम ले लोगे तो ये आपका नीचे क्या आ जाएगा, XYZ एलसीएम आ जाएगा। फिर आप फर्दर करो, x से x कट गया तो YZ, प्लस y से y कट गया तो यहाँ XZ, प्लस z से आप काट दो, z कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका XY = 0 हो गया। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका XY + YZ + ZX = 0। अब एक चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, XYZ मिल रहा है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, XY + YZ + ZX मिल रहा है। और आपसे पूछा क्या है, x² पूछा है, y² पूछा है और z² के फॉर्म में कुछ तो पूछ लिया गया है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप ABC को कुछ मान लिए हो
तो जो पूछा जा रहा है उसमें भी आपको ए बी सी की वैल्यू रख देनी है, जो आपने क्वेश्चन करते समय मान के रखी है। हमने मान के क्या रखा था, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1, वाई स्क्वायर अपॉन 1, जेड स्क्वायर अपॉन 1, यानी बचा क्या, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आपको कोई फॉर्मूला ऐसा दिमाग में आ रहा है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, जो हमारा इक्वेशन 1 था, और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में था। ठीक है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या आपको ऐसा दिमाग में हिट हो रहा है जो इन तीनों के बीच रिलेशन रखता हो या संबंध रखता हो? आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भी होल स्क्वायर होता है, और इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके आगे क्या होता है प्लस 2, ब्रैकेट में आपका क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें से हमको क्या क्या पता है, एक्स वाई जेड पता था, अंडर रूट 3 यहाँ रखोगे स्क्वायर होके ये क्या बना देगा, 3 बना देगा। हमको निकालना क्या था, हमको इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी हमको। हमको क्या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ से क्या पता है, 0 आ जाएगा आपका। यहाँ अगर आप 0 रख दोगे तो ये पूरा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई, यानी ये क्या हो गया आपका 3 के बराबर हो गया, और यानी आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 3 आ गया। यहाँ आप कुछ भी बदल लो, ये ऑप्शन, इसको आप -3 कर लो या अंडर रूट 3 कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बदल दो। हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये, वैल्यू पुटिंग का सवाल था, इसीलिए मैंने इसको इतने डिटेल में कराया। अगर आपको वैल्यू पुटिंग के सवाल करने हैं तो इसी तरीके से आप अप्रोच करिए। क्या कि जितने आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर वो आपके नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो जितनी इक्वेशन दी गई है उससे ज़्यादा अगर आपके वेरिएबल हो जा रहे हैं, तो जितने वेरिएबल ज़्यादा हो जा रहे हैं उनको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ मैंने क्या मान लिया था, ए बी और सी को क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। हम किसी और एक वेरिएबल को भी मान सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक्स वाई जेड को मैंने छोड़ दिया, ए बी और सी को ही माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए फिर उसी तरीके का सवाल है आपका वैल्यू पुटिंग का। ए बराबर एक्स बटे 2x प्लस वाई प्लस जेड, और y बटे एक्स प्लस 2y प्लस जेड, और z अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2z दिया गया आपको, और a का मान पूछ लिया गया आपसे। ठीक है, अब हम x y z को कुछ भी मान सकते हैं। हम x को 1 मान लें, y को 1 मान लें, और अगर हम z को 1 मान लें और इन सब में रखें तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 रखोगे 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 1/4 हो गया। यहाँ से यहाँ भी रखोगे तो यहाँ भी 1/4 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन रखोगे तो यहाँ से भी 1/4 आएगा, यानी ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1/4 हो गई। 1/4 क्या आ गया आपका, ए का मान आ गया। कितना आसान सा सवाल था। देखिए 1/4 आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी में है 1/4। इतना आसान सा वैल्यू पुटिंग अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आपके सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप ऐसे निपटा सकते हो। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये, अगर आपको बस इतना पता हो। यहाँ क्या था, 4 वेरिएबल था। ठीक है, एक ए था, एक्स वाई जेड था, आप कुछ भी मान सकते हो। इक्वेशन आपको एक ही दी गई है, 3 को आप कुछ भी मान सकते थे, तो मैंने एक्स वाई और जेड को क्या मान लिया, 1 मान लिया अपने हिसाब से। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरणों में निम्नलिखित सेट के अनंत हल हैं। ठीक है, हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताना है कि अगर इस इक्वेशन के आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमको कुछ और बताना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको ए और बी की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन, ये अलग अलग इक्वेशन है आपका, ये दोनों इक्वेशन क्या रखते हो आपस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हो या अनंत हल रखते हो। इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप देख लीजिए। अगर आपका 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर केवल 1 है, a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपका पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन और मान लेते हैं हम, 2 इक्वेशन करेंगे तभी तो आपस में सॉल्यूशन आएगा। a2x प्लस b2y
प्लस C2, ये आपका क्या है 0 के बराबर है। तो 3 केस बनते हैं इसमें बच्चे, क्या बनता है आपका 3 केस बनता है। पहला केस क्या बनता है आपका, पहला केस बनता है आपका नो सॉल्यूशन का, ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस क्या बनता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है। और तीसरा केस क्या बनता है आपका, तीसरा केस बनता है आपका यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन, या आप इसको कह सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये कंडीशन देख लीजिए आप लोग। अगर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि यहाँ है, तो ये आपका क्या होता है A1/A2 और B1/B2 और आपका C1/C2 क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगर A1/A2 आपका B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये आपका क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा आपको यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है, तो नो सॉल्यूशन का केस होता है कि अगर आपका A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के बराबर है, तो ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा था, यहाँ हमसे पूछा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो हमको ए और बी का मान बता दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो ये चीज मिटा रहा हूं मैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको बताना है और हमारी इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिख लें हम। इक्वेशन हमारी है कि 2x माइनस A-4 y इज इक्वल टू क्या है अपना 2b+1 है, ठीक। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 4x माइनस A-1y माइनस A-1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है आपका 5b-1 है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है 5b-1 है। चाहे हम C1 को ऐसे लिख लें, एक ही साइड लिख लें, चाहे C1 को उस साइड ले जाएं तो इधर -C1 हो जाएगा, इधर -C2 हो जाएगा। लेकिन जब हम C1/C2 लिखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आप चाहे इसको इधर ही पड़ा रहने दो, उधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आप तुलना कर दो। जितने भी आपके वेरिएबल है एक्स और वाई का वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट का आप तुलना कर दो, क्या होता है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 2/4 के बराबर हो जाएगा। और मैंने अभी बताया कि अगर किन्हीं दो इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या अनंत हल है तो A1/A2 किसके बराबर होता है B1/B2 के, और वो किसके बराबर होता है C1/C2 के बराबर होता है। मतलब आपका कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा। चलिए देख लीजिए, कोफिशिएंट का रेशियो और ये कांस्टेंट का रेशियो, ठीक है, आपस में बराबर होगा। 2/4 हो गया, ये किसके बराबर होगा A-4 बटे, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस में है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका A-4 और यहाँ क्या है A-1, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 2b+1 के बटे 5b-1 के। अब आप एक बार इन दोनों को आपस में बराबर कर लो, ठीक है, तब आपका a की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आप 2/4 को 2b+1/5b-1 के बराबर कर दोगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप देख लो, ये आपका 1/2 किसके बराबर है A-4 और A-1 के बराबर है। इधर कर लेते हैं क्या 1/2 ये किसके बराबर, एक बार कर लो आप 2b+1 के और बटे 5b-1 के। यहाँ आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये A-1 किसके बराबर हो जाएगा 2a-8 के बराबर हो जाएगा। अब आप a को उधर लेके जाओगे तो यहाँ a बन जाएगा, -8 इधर आएगा आपका तो +8, यानी a बराबर यहाँ से आपका क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। a बराबर 7 आ गया, a बराबर 7 आपका दो ऑप्शन में है, यानी c और d पहले से ही कैंसिल आउट हो गए। तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत ऑप्शन देखते हैं। अगर किसी एक ऑप्शन में a बराबर 7 होता तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाते, फालतू कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन में है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5b-1 हो गया ये आपका, इधर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका क्या हो जाएगा 4b+2 हो जाएगा। 4b को इधर लेके आओगे आप तो ये माइनस हो जाएगा 5b में से, ये केवल b बचेगा, और एक को उधर लेके जाओगे आप तो एक आपका प्लस हो जाएगा 2 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। b की वैल्यू हमारी थी किसमें 3, केवल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन
तीन तरीके के सॉल्यूशन देते हैं। एक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। एक उनका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। और एक क्या मैंने बताया कि केवल वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो तीनों की कंडीशन मैंने बता दी। ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस था। यहाँ हमको क्या कह रहा था कि कोफिशिएंट को कंपेयर कराने के लिए कहा था, ताकि हमको ए और बी की वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो हमने कंपेयर करा लिया और हमको यहाँ से हमारी ए और बी की वैल्यू मिल गई। अच्छा सवाल है, ठीक है, एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है किसी अलग इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है कोई हमारा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 24। तो विकल्पों में दिए गए x के मानों में कौन सा इस समीकरण का गलत हल देगा। दो चीज कर सकते हैं, या क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने बैठ जाए हम लोग, निकालते रहे, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, निकल तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। या एक चीज कर लें, अगर ये बराबर जीरो के है, कोई भी इक्वेशन अगर जीरो के बराबर है या किसी भी चीज के बराबर है, अगर हम उसमें उसका रूट रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से जीरो दे रहा है, अगर इसमें इसका रूट रखेंगे, एक चीज आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके केवल दो रूट पॉसिबल होते हैं। अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके तीन रूट हो गए। अगर आपका पावर 4 है, ठीक है, तब वहां उसके चार रूट हो जाएंगे। तो इसके तीन रूट होंगे, तो तीनों रूट की वैल्यू अगर आप एक्स की जगह रखोगे तो ये जीरो के ही बराबर आएगा। ठीक, तो हम ऑप्शन में हमारा क्या है, चार ऑप्शन है, यानी एक गलत होगा, तीन कोई रूट होंगे इसके। पहले हम चेक कर लें बारी बारी से, ये ज्यादा आसान है। ऑप्शन से उठा लें, पहले सबसे छोटा नंबर उठाते हैं, वन उठाइए आप, वन रखिए, और ऐसी वैल्यू हमको निकालनी है कि रखने पे हमारा जीरो ना आए, वही क्या करेगा, गलत हल देगा। गलत हल का केस है, ठीक है। वन रखिए, सबसे पहले आप वन रखोगे तो यहाँ वन आ जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 26 हो जाएगा, और ये माइनस 24 हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो, क्या इनको जोड़ने पे या इसको सॉल्व करने पे आपका जीरो के बराबर आएगा? कतई नहीं आ सकता। तीन नंबर आपके बड़े बड़े हैं और माइनस में है, प्लस में केवल एक नंबर है बहुत छोटा सा, ये जीरो नहीं हो सकता, अर्थात ये हमको जीरो नहीं देगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमको गलत हल देगा। हमने एक उठाया, कोइंसिडेंस ऐसा रहा हमारा कि हमको आसानी से मिल गया, सबसे छोटा नंबर था। कैलकुलेशन हम हमेशा आसान नंबर से उठाते हैं, ठीक है, हमको हिट एंड ट्रायल करना था। ऐसे क्वेश्चन में आप एग्जाम में भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाओगे। यहाँ रूट निकालने बैठोगे तो टाइम लॉस होगा और पेपर का जय श्री राम भी हो सकता है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो पेपर आपका वैसे भी खराब हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आए, क्यूबिक इक्वेशन हो और उसका रूट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे। चार ही ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन होगा जो गलत हल देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने एक से ट्राई किया, एक ही हमको मिल गया। कोई दो से ट्राई करता, कोई तीन से ट्राई करता, कोई चार से ट्राई करता, बहुत बड़े नंबर तो है नहीं। ठीक, आसानी से हो सकता है, तो ऑप्शन से जाइए। ऐसा क्वेश्चन आप क्या करिए, बाई ऑप्शन। ठीक, लिख लीजिए, याद करने के लिए किससे जाना है आपको, बाई ऑप्शन से जाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो आपको ऑप्शन से जाना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई आपको इक्वेशन दे दिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इसका हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है या रूट निकालना है। और हमारा इक्वेशन है क्या, 6/x माइनस 2/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या करना है, हमको रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए पहले तो हमको फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन हटाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x इंटू एक्स माइनस 1 और आपका x माइनस 2। ठीक है, अब एक एक चीज से आप डिवाइड कर दीजिए, जो बचे उसको आप एक एक चीज में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप x से डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 6 हो गया आपका ये। x माइनस 1 और x माइनस 2 को यहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x आपका x माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, पहले x स्क्वायर बनाएगा, फिर क्या बनाएगा, माइनस 2x बनाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, प्लस 2 बनाएगा। ये आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं, x माइनस 1 से आप अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 कट जाएगा, ये आपका क्या बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बचेगा, और बनाएगा क्या, अगर आप x माइनस 1 काट दे रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस है आपका। ठीक है, और यहाँ बीच में भी आपका माइनस था। ठीक है, बीच में भी आपका माइनस था, तो यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, माइनस साइन लगा लीजिए, माइनस 2। ठीक, अब आप क्या कर रहे थे, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यह क्या बच रहा था आपका, यहाँ x और x माइनस 1, माइनस 1 है ये आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। आपने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया, एक्स और एक्स माइनस 1
यहाँ x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन बचेगा, इसको डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साइन के साथ लिख लिया सबको। अब आप ब्रेकेट ओपन कर लो एक एक चीज़ का, ब्रेकेट ओपन, ये किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर है, ये नहीं भूलना है हमको, ठीक। 6x स्क्वायर हो गया ये आपका ऊपर, ठीक है, माइनस 2x माइनस एक्स 3x, यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका माइनस 18x, और फिर प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा आपका तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 है, ठीक है, ये आपका क्या है 2 है, यहाँ ठीक से लिख लीजिए, प्लस 2, ठीक, माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 12 हो गया आपका। फिर माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा 4x, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और फिर x माइनस, ये क्या हो गया प्लस एक्स हो गया, ठीक। और नीचे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जीरो में तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, 6x स्क्वायर प्लस में है, माइनस 3x स्क्वायर क्या है आपका निगेटिव में है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब आप x का देख लीजिए, x कहाँ कहाँ है, 18x प्लस 4x और प्लस एक्स, ठीक, ये आपका 5x हो गया, ये आपका माइनस में है तो ये आपका क्या बचेगा 13x बचेगा, प्लस क्या हो गया आपका 12, ये आपका 0 के बराबर है। ये अब आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसका आप फैक्टराइजेशन करिए, एक एक फैक्टर को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करने पे x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 12 तिहाई 36 प्लस में है, ठीक, यानी 3x स्क्वायर हो गया ये आपका, 12 तिहाई 36 आपका होगा। तो ऐसा दो नंबर लेंगे हम जिनको ऐड करने पे 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आए। ये 12 तिहाई 36, यानी ऐसा नंबर क्या हो जाएगा आपका, जिसको आप क्या कह रहा हूँ मैं 12 तिहाई 36 हो रहा है, ये बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 36 आ गया, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है, प्लस आ रहा है, तो 13x को ऐसे दो नंबर्स 13 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं जिनको ऐड करने पर 13 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो 13 को एक ऐसे उसमें कैसे तोड़ा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ एक नंबर आप 9 मान लो, एक नंबर आप 4 मान लो, 9 और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 13 की जगह 9 प्लस 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप 3x कॉमन ले लो, 3x यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ आपका क्या बचेगा x माइनस 3, और अगर यहाँ से आप माइनस 4 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर से x माइनस 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 3x माइनस 4 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया। फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया कि फैक्टराइजेशन करने के बाद पहले इसको आप x 0 के बराबर कर दो, फिर आप इसको 0 के बराबर कर दो, आपकी x की दो वैल्यू आ जाएंगी, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होंगे, वही हमको निकालने थे। चलिए देख लेते हैं, एक बार आप क्या करोगे x माइनस 3 को 0 के बराबर करोगे, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई, ठीक। और एक बार आप क्या करोगे 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे, 3x माइनस 4 को अगर आपने 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4/3 आ गई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो रूट आ गए आपके, क्या आ गए 3 और 4/3, 3 और 4/3 आपका किस ऑप्शन में है, 3 और 4/3 आपका ऑप्शन सी में है। ध्यान से ऑप्शन खोजते हैं, ठीक, ताकि आपका कुछ गलत ना हो जाए। चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैल्यू क्या आ गई हमारी है 4/3 और 3, ठीक। चलिए आई होप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण है हमारा जिसके दो मूल हैं, दो रूट्स हैं, एक x बराबर 2/3 है और दूसरा क्या है x बराबर -1/2 है। तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। पहले एक चीज जान लीजिए, अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, और अगर हमको वो समीकरण लिखना है, वो इक्वेशन लिखना है, तो हम ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अल्फा और बीटा अगर दो मूल हैं और अगर वो द्विघात समीकरण हमको लिखना है तो कैसे लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। x माइनस अल्फा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 2/3। अगर मैं ये कह दूं कि ये रूट को हम अल्फा मान लें और इस रूट को हम बीटा मान लें, ठीक है, तो x माइनस अल्फा आपका क्या हो गया x माइनस 2/3 हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका x है, ठीक है, x माइनस अल्फा था और x
माइनस बीटा था आपका, ठीक है, -2/3। और अगर आप बीटा इसको माने हो, माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2, और ये किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। पहले सॉल्व कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2/3, ठीक है, यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा आपका, ये क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, 2x + 1, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, 3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 को क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 उधर चले जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इधर आपका क्या बचेगा, 3x - 2 और 2x + 1, ये क्या हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। फर्दर नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर ऐसे ही इसी फॉर्म में दे दिया गया है। पहले आप देख लीजिए 3x - 2 कहाँ है, 3x - 2 आपका 2 ऑप्शन में है, यानी आपका डी ऑप्शन कट गया, आपका बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया और बी ऑप्शन कट गया, बचा क्या क्या, ए और सी बचा, 3x - 2 दोनों जगह है। अब आप देख लीजिए 2x + 1 कहाँ है आपका, 2x + 1 आपका ए ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा सही हो गया। क्या चीज़ सिखाई मैंने, अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट अल्फा और बीटा हैं, तो इस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, x - अल्फा और x × x - बीटा, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 + √3 है आपका, और 1 - √3 किसी द्विघात समीकरण के मूल है, फिर 2 रूट दे दिया आपको, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा। अभी एक चीज मैंने क्या बताई, x - अल्फा और x - बीटा बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, x - अल्फा और x - बीटा बराबर 0 ऐसे लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कब, जब आपके 2 रूट दे दिए गए हों अल्फा और बीटा, ठीक। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप बता पाओगे क्या होगा ये, चलो मल्टीप्लाई कर लो, ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट में, x² हो गया, ये माइनस बीटा × x हो गया, ठीक है, माइनस अल्फा × x हो गया ये आपका, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा, ये किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, x², यहाँ x है, यहाँ x है, -x कॉमन ले लें, अगर -x हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x अल्फा + बीटा बन गया, -x × अल्फा + बीटा प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0 आ गया, ठीक है। जब आपको ऐसे रूट वगैरह के फॉर्म में 2 रूट दे दिए जाएं तो आप वहाँ ये वाला इक्वेशन लगाते हो, ठीक है। क्यों लगाते हो, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पहले वो देख लेते हैं हम। अब अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था और हमको 2 रूट दिए गए थे, क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, और हमको क्या दिए गए थे, हमारे पास 2 रूट हमको क्वेश्चन में दे दिए गए थे, और मैं कह रहा हूँ कि अगर रूट वगैरह में दिया हो तो ये वाला फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, आप पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ हमको चाहिए क्या क्या, अल्फा + बीटा चाहिए और अल्फा × बीटा चाहिए। देख लेते हैं यहाँ से अल्फा + बीटा आपका आएगा क्या, अल्फा + बीटा आपका क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू अगर 1 + √3 है, मैं मान ले रहा हूँ ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 - √3 है, बीटा की वैल्यू में क्या रख दिया, 1 - √3 लिख दिया, √3 से √3 कट गया, अल्फा + बीटा आपका 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा × बीटा चाहिए, ठीक है, अल्फा × बीटा चाहिए हमको, अल्फा × बीटा निकाल लें हम, यही निकाल लेते हैं अल्फा × बीटा। ये आपका क्या है, 1 + √3 है एक, और दूसरा क्या है, 1 - √3 है, और a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया, यहाँ से दिखना चाहिए अब ऐसे, a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर -3, ये आपका किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। यानी अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है, और अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, ठीक। चलिए रख लेते हैं, ये इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप रख दो x² अल्फा बीटा की वैल्यू 2 रखोगे तो ये -2x हो जाएगा, और ये माइनस रखोगे तो यहाँ भी -2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर, x² -2x -2 बराबर 0, x² -2x -2 बराबर 0। यानी मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास 2 रूट आपको दे दिए गए हैं तो 2 तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एक ये तरीका है x - अल्फा x - बीटा बराबर 0 करके लिख सकते हो आप, और दूसरा तरीका आपका क्या है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, x² - x, ठीक, अल्फा + बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये दो तरीका है आपका क्या लिखने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, जब आपको क्या पता हो, उनके दो रूट्स पता हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि कोई द्विघात समीकरण हमारे पास इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, 5x² प्लस bx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो मूलों का योग 9 है। इसके मूलों का योग क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया गया 9 के बराबर, तो बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। जस्ट सेम पिछले सवाल की तरह ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपको बताया उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेके आया था ताकि आप लोग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दे सकूं। ठीक है, चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरणों 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0 के उभयनिष्ठ मूल बताने हैं आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया है, आप इसका फैक्टर निकालिएगा, इसका फैक्टराइजेशन करिएगा, इसका फैक्टराइजेशन करिएगा। जो दो फैक्टर आएंगे, इसके दो फैक्टर होंगे और इसके भी दो फैक्टर होंगे, आप दोनों को कंपेयर करिएगा। क्या करना है, दो इक्वेशन दे दिया गया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कह रहा है का उभयनिष्ठ मूल बताना है, वो रूट बताना है जो कॉमन हो आपका, क्या कॉमन रूट बताना है आपको। ठीक है, कॉमन रूट बताने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखा दिया है, मैं तरीका बता रहा हूँ। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसका फैक्टर निकालोगे आप, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला। फिर आप क्या करोगे, x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर निकालोगे। दो दो फैक्टर आएंगे, दोनों फैक्टर को आप कंपेयर कर लोगे, कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो बराबर होगा, ठीक है, या कॉमन होगा, उस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फैक्टराइजेशन करना मैंने सिखा दिया है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया ये भी। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक, फैक्टर करना मैंने बता दिया है, फैक्टर निकालिएगा, रूट निकाल लीजिएगा उससे 0 के इक्वेट करके, उससे क्या आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण x² प्लस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो q का मान बताना है। देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसका एक मूल, पहले द्विघात समीकरण के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका एक मूल क्या है आपका 2 के बराबर है। और दूसरा द्विघात समीकरण जो है उसके बारे में आपसे ये कहा जा रहा है, दूसरे द्विघात समीकरण के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इसके जो मूल हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो आपका और उसका एक मूल दे दिया गया हो या उसका रूट दे दिया गया हो, ठीक है, जैसे यहाँ रूट देख लीजिए, 1 रूट कहा है ना, रूट अगर दे दिया गया हो, अगर उस रूट की वैल्यू उठा के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो वो क्या आता है आपका 0 के बराबर आ जाता है। चलिए रख देते हैं, 2 रख दीजिए, आपका 2 दूना 4 हो गया, x की जगह रख रहे हैं 2 दूना 4 माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2p क्या हो गया, 2p आपका हो गया 6 4 10 के बराबर, यानी p की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। p की वैल्यू 5 आ गई है। अब कह रहा है कि जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें p भी है और q भी है, इसीलिए हम p का मान निकाल लिए। p की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 10x प्लस q बराबर 0 हो जाएगा। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर कहीं ऐसा कह दिया जाए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया है और आपसे ये बोला जा रहा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो आपस में बराबर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्या हो आपका b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये आपका 0 के बराबर हो जाए। मैंने आपको बताया x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो आपका वो क्या होता है, c के बराबर होता है। b की वैल्यू क्या है, 10 है, यानी b का स्क्वायर 100 हो गया आपका, माइनस 4, a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू आपकी क्या है, q है। ठीक, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी अगर इसको माइनस को आप उधर लेके जाओगे तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4q हो जाएगा। और q की वैल्यू आपको निकालनी है तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/4, यानी q आपका क्या हो गया, 25 के बराबर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x के संभावित मान आपको बताने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, गुणनखंड करना है, फैक्टर निकाल लीजिएगा आप। दो फैक्टर आएंगे आपके, ठीक, उनको बराबर कर दीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएंगी 2। ठीक, कैसे करना है चलिए करके ही दिखा दे रहा हूँ मैं। 4x² माइनस 8x प्लस 3 यानी 4 तिहाई 12, ऐड करना है 6 दूना 8 हो जाएगा। 4x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइजेशन करना मैंने बता दिया है, बाहर के नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो प्लस में है तो बीच वाले नंबर को किसी ऐसे दो नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं कि ऐड करने पे ये वाला नंबर आ जाए। तो मैंने 6 और 2 में तोड़ दिया। अब यहाँ से 2x अगर आप कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा आपका 2x माइनस 3, यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 6, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 हो गया रहा है आपका। 2x अगर आप कॉमन ले रहे हो तो 2x माइनस 3, यहाँ से आपका 2 कॉमन नहीं होगा, यहाँ से आपका केवल 1 कॉमन होगा। ठीक है, 1 कॉमन हो गया आपका -1, ये क्या हो गया आपका 2x माइनस 3, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। अब आप देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 पहले ऐसे लिख लेते हैं फिर बराबर करते हैं। 2x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका 2x माइनस 1, ये किसके बराबर हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक बार 3/2 आएगी, इसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी, यानी 1.5 और 0.5 के आगे आपका x का मान आ गया। 1.5 और 0.5 किसी ऑप्शन में है, आपके पहले ही ऑप्शन में है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बस क्या करना था आपको बराबर कर देना था। ठीक, क्या बराबर करना था, फैक्टर करके जो भी आपका फैक्टर आ रहा है उसको अगर आप 0 के बराबर कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ जाते हैं। वही रूट्स हमको पूछा था, 2 रूट्स हमारे क्या हो गए हमारे 1.5 और 0.5 हो गए। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a बराबर -5 है और b बराबर 5 है, तो a² माइनस b² की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए कितना आसान सवाल है, ऐसे फालतू सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 5 रखो, -5 रखो, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू आप 5 रखोगे, फिर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 25 क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके NTPC ने पूछ रखे हैं। ठीक, कभी कभी इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है, हमेशा टफ क्वेश्चन ही आपको नंबर नहीं दिलाते हैं, आसान क्वेश्चन भी नंबर दिलाते हैं। ठीक, तो आप तैयारी इस तरीके से करिए कि आसान क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होने चाहिए और मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे कम समय में बन जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक एक पूर्ण वर्ग है। इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन वो सिखा रहा हूँ। पूर्ण वर्ग हमको बनाना है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ a इंटू ए हो गया, ये a² यहाँ बन रहा है, लास्ट में देख रहे हैं तो b इंटू बी बन रहा है, यानी b² यहाँ बन रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले ये चेक कर लेते हैं हर जगह प्लस है। अगर हर जगह प्लस होता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक, यानी ये क्या बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ 12.95 है, यानी यहाँ a की वैल्यू तो लिखी है, लेकिन यहाँ मिसिंग क्या है, बीच में आपका क्या बनता है 2ab बनता है। ठीक है, a तो यहाँ लिखा ही है, मिसिंग क्या है आपका 2b है, यानी x की जगह अगर हम 2b रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। b हमारा है क्या 0.03, लेकिन हमको चाहिए क्या 2b चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0.06। ठीक है, 0.06 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी में है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ज़्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन आप देख के भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए करने वाले क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। देख के ही समझ में आ जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है अगर हर जगह प्लस है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक, a हो गया आपका, a हो गया आपका, b हो गया आपका, b हो गया आपका। यहाँ क्या दिया है आपको a दे दिया गया है, और आपको चाहिए क्या 2b और चाहिए। ठीक है, b आपका है क्या 0.24 है, हमको 2b चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.48, ऑप्शन डी में ही है। ठीक है, इतना आसान सवाल है। ठीक है, 2 बार पूछ लिया गया एक तरीके का क्वेश्चन, देखिए कि कैसा रिपीट होता है। रेलवे अपने पुराने क्वेश्चन को लेके इतना सीरियस होता है भाई। ठीक है, लगभग इतने सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी आपका किसके बराबर है, 8 के बराबर है, और b तथा c दोनों शून्य से बड़े धनात्मक पूर्णांक है, यानी ना b आपका 0 है ना c आपका 0 हो सकता है, दोनों शून्य से बड़े हैं और धनात्मक है, हो कुछ भी लेकिन धनात्मक है और पूर्णांक भी है यानी इंटीजर भी है। तो हमको a का अधिकतम मान बताना है। a का अधिकतम मान अगर हमको चाहिए, a का अधिकतम मान चाहिए तो हमको b का क्या रखना पड़ेगा, न्यूनतम मान रखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों धनात्मक भी हैं और 0 से बड़े भी हैं और हमारे क्या है, पूर्णांक भी हैं। तो 0 से बड़ा पूर्णांक बताइए क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, एक से गिनती चालू करो, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा। लेकिन हमको अगर a का मान मैक्सिमम बताना है तो हमको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है जो 0 से बड़ा होता है, यानी b बराबर आपका 1 हो जाएगा और c बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर b बराबर 1 रख दीजिए, c बराबर 1 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 और ये 8 के बराबर है, यानी a का जो मैक्सिमम मान है, जो सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है आपकी x की, वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये कब आएगी, जब b और c की हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू जब हम b और c की रखेंगे तभी हमको a की मैक्सिमम वैल्यू a की तभी मिलेगी जब हम b और c की मिनिमम वैल्यू रखेंगे। लेकिन b के बारे में हमसे ये कह दिया गया था ना, तो ये 0 के बराबर है और ये क्या है, हमारा इंटीजर है। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो, वो 1 होता है। ठीक, तो b और c की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, a बराबर 6। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी तरीके से यहाँ आपकी अलजेब्रा की क्लास समाप्त होती है और अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अलजेब्रा का क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब धीरे धीरे हम एडवांस मैथ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, हमारा लगभग अर्थमेटिक का लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।